Hello student or hello learner, welcome to this video. In this video we'll discuss about the consideration under the Indian Contract Act. Okay, इस वीडियो में हम consideration की बात करेंगे जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया गया है। सेक्शन 2D consideration की बात करते हैं। ठीक है, तो अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगा, आप ध्यान से वीडियो को देखिए। आपका जो कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट है वो एक बार ही में समझ में आ जाएगा। ठीक है, so okay, let's continue with this video. तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखेंगे कि एक्चुअल में कंसिडरेशन होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, सो वी हैव टू सी द डेफिनेशन फर्स्ट। बेसिकली कंसिडरेशन आपको सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया गया है। When at the desire of the promisor, the promisee or any other person, okay, any other person has done or abstained from doing or does or abstains from doing or promise to do or to abstain from doing something, such act or promise is called consideration, okay, for the promise, okay. तो बेसिकली यहाँ पे ये है कि बेसिक में जो डेफिनेशन है मैं वो आपको बता देता हूँ कि कंसिडरेशन असल में होता क्या है कि जब भी आप प्रॉमिस करते हो, ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट पे, ओके, सो उस प्रॉमिस के बेसिस पे आपका एक्सेप्टेंस भी हो जाता है प्रॉमिस, और उसके बदले में आपका जो प्रॉमिस की वैल्यूएशन है वो भी मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, कंसिडरेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्वियसली ये एक एसेंशियल एलिमेंट है अंडर सेक्शन 10 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया गया है। तो इट कैन बी अंडरस्टूड एज समथिंग ऑफ वैल्यू दैट इज एक्सचेंज बिटवीन द पार्टी टू a contract, okay. This exchange formed the basis of agreement and gave it a legal standing. इसका मतलब यह है कि ए ने बी को बाइक देगा 10,000 में, फॉर एग्जांपल, ठीक है, और बी ने ये एक्सेप्ट कर लिया इस ए की मतलब प्रॉमिस को, एंड उसके बाद बी जो है उसकी कंसिडरेशन बाइक के बदले बी क्या देगा, 10,000, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन। ये बाइक देगा और बी कितना देगा, 10,000। तो ए को 10,000 मिल गया और बी को अपना क्या, बाइक मिल गया, ठीक है, ऐसे। सो ये जो वैल्यू ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, चीज़ों की मूल्यांकन करना, तो दिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन, ओके, बेसिकली। सो ये आसान भाषा में मैंने आपको बोल दिया। और दूसरी बात है कि क्या क्या चीज़ है जो कि एक कंसिडरेशन को वैलिड बनाता है। व्हाट आर द थिंग, ओके, that we have to note or remember to for a valid consideration. ये वैलिडेशन ऑफ कंसिडरेशन है, ये सब चीज़ें हो तभी एक कंसिडरेशन को वैलिड माना जाएगा, ठीक है। सो एट द डिज़ायर ऑफ प्रॉमिसर, ओके, जो प्रॉमिसर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ए ने जो मतलब ऑफर दिया बी को, और ए ने अपना बाइक बेचे, ए अपना बाइक बेचेगा ऑब्वियसली बी को, उसके बदले में बी से कुछ लेगा पैसा और समथिंग एल्स, ओके, मे बी। तो जो बी जो है, ए जो मांग रहा है उसके डिजायर के ऊपर ही बी को देना होगा। ऐसा नहीं 10,000 मांगा तो बी ने बोला कि मैं 8,000 दूंगा, तो ये काउंटर क्लेम हो गया, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया, ठीक है। काउंटर ऑफर हो गया, कि ये एक ही डिजायर को फुलफिल नहीं करता है, क्योंकि एक की डिजायर है 10,000 रुपये, ठीक है, और बी कितना देना चाह रहा है यहाँ पे, 8,000 ओनली। सो ऑब्वियसली ए की जो मांग है वो पूरी नहीं हो रही है। तो एक वैलिड कंसिडरेशन होने के लिए जो प्रॉमिसर है उसकी जो मांगे हैं या फिर डिजायर हैं
उस हिसाब से उनको कंसिडरेशन या फिर वैल्यू देना होगा। नंबर 2, बाय द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। ओके, कंसिडरेशन जो है वो कोई भी दे सकता है, प्रॉमिसी दे सकता है। फॉर एग्जांपल ए और बी, कंसिडरेशन कौन देगा? यहाँ पे बी देगा ऑब्वियसली, तो बी भी दे सकता है या फिर कोई थर्ड पार्टी की, बी की जानने वाला कोई भी, बी की एजेंट, जो भी ऑथराइज एजेंट हो, या फिर कोई थर्ड पार्टी भी दे सकते हैं। यहाँ पे सारे एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, आप लोग देख लेना। ए प्रॉमिस टू पे बी 10,000, ये लाइक ये सब, तो यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेना, मैं जो बताया वही यहाँ पे होगा, ठीक है। तो 3 नंबर जो एसेंशियलिटी है और इंग्रेडिएंट्स, जो भी कह सकते हो, समथिंग डन और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग। ओके, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कंसिडरेशन जो है वो इन तीनों टाइम पे हो सकता है, या फिर पास्ट में भी कंसिडरेशन हो सकता है, प्रेजेंट में भी, ठीक है, या फिर फ्यूचर में भी। तो पास्ट का जो कंसिडरेशन है उसका एक एग्जांपल से समझते हैं। ए जो है हेल्प करेगा बी को विदाउट एनी प्रायर एग्रीमेंट। ओके, कोई बी को हेल्प करेगा लेकिन उसके लिए कोई प्रायर एग्रीमेंट नहीं है। लेटर बी जो है वो प्रॉमिस करता है ए को 1,000 देने के लिए फॉर द हेल्प। ओके, जो हेल्प वो करेगा, तो ये हो गया पास्ट कंसिडरेशन। ओके, क्योंकि ये ए जो है वो पास्ट में कोई काम करेगा बी के लिए, ठीक है, और बी जो है वो पास्ट के काम के लिए अभी ए को देगा पैसा 1,000, या फिर उस पास्ट के हेल्प के लिए। प्रेजेंट, ऑब्वियसली प्रेजेंट में जो भी ए बाय गुड्स फ्रॉम बी एंड पे देम एट द प्रेजेंट सेम टाइम, प्रेजेंट में जो भी चीज़ें हो रही है उसकी कंसिडरेशन मिल रही है, वो प्रेजेंट है। एंड फ्यूचर जो है, ए जो है एग्री करते हैं उसकी कार बी को बेचने के लिए, एंड बी जो है प्रॉमिस करता है ए को पे करेगा जो है 50,000 रुपीज फॉर विद इन नेक्स्ट मंथ। ओके, अगले महीने के अंदर वो, या फिर अगले महीने को 50,000 दे देगा। तो ये जो कंसिडरेशन है ये फ्यूचर हो गया, क्योंकि ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं, अगले महीने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो this is how we can divide consideration in 3 times, like past, present and future। okay, so ये बात तो समझ में आ गया होगा। 4 नंबर जो वैलिडिटी है या फिर एसेंशियल इंग्रेडिएंट है वैलिड कंसिडरेशन की, वो है must be lawful। it means that consideration must be lawful। okay, कोई भी कंसिडरेशन हो वो लॉफुल होना चाहिए, कोई भी इलीगल या फिर फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होना चाहिए, या फिर अनलॉफुल एक्ट के द्वारा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो ये आसान भाषा में आपको बोल दिया। अभी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो कंसिडरेशन में स्टूडेंट को या फिर जो लर्नर है उनको कंफ्यूज करते हैं, दैट कंसिडरेशन हमने पढ़ा है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है, ठीक है, एग्रीमेंट हमने पढ़ा होगा, मैंने बोला है आपको कि वैलिड एग्रीमेंट अगर ना हो तो हम उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान सकते, राइट। तो एग्रीमेंट होना बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है कि एग्रीमेंट के बिना ही कंसिडरेशन कैसे हो सकता है, बिना एग्रीमेंट के कंसिडरेशन कैसे होगा। तो ये काइंड ऑफ एक्सेप्शन है टू द रूल ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का एक्सेप्शन भी कह सकते हैं इसको। जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल लव एंड अफेक्शन, सेक्शन 25 ये डिफाइन करता है, या फिर यहाँ पे जो सब क्लोज लगा हुआ है इस पे ध्यान मत दो, ये एक्चुअली टाइपिंग में थोड़ा एरर हो गया, तो दैट्स वाई। सो सब क्लोज वगैरह ये सेक्शन 25 के अंदर ही ये सब आते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 25 जो है वो डिफाइन करता है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। इसमें क्या है कि फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट है नेचुरल लव एंड अफेक्शन,
जो कि एक एग्रीमेंट जो है, जो बना हुआ है मतलब जैसे अपने रिश्तों के अंदर, जो कि प्यार वाला रिश्ता होता है ना, अफेक्शन या फिर लव के अंदर, between the parties standing in near relation to each other are valid even without a consideration. Okay, for example यहाँ पे हम ये समझते हैं कि जैसे ए जो है फादर, वो प्रॉमिस करता है टू गिव हिज डॉटर 15,000। ओके, ए जो है अपनी बेटी को यानी बी को 50,000 देगा, ठीक है, 50,000 देगा आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। सो इफ दिस प्रॉमिस इज मेड in writing and register, it's enforceable even without consideration। अगर ये जो प्रॉमिस है, ये अगर एग्रीमेंट बनाया जाता है, ठीक है, पेपर पे लिखा हुआ होता है या फिर रजिस्टर होता है, ये फिर भी ये इन्फोर्सेबल होगा विदाउट कंसिडरेशन। ओके, केस लॉ भी देख सकते हो यहाँ पे, राष्ट्र के दबे वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी 19 के केस लॉ है। कंपनसेशन फॉर वॉलंटरी सर्विस मतलब क्या है, सेक्शन 25 ये भी एक एक्सेप्शन है, क्योंकि इन सब चीज़ों में क्या है कि आपको कंसिडरेशन देना नहीं पड़ेगा, एग्रीमेंट तो हो जाएगा, लेकिन एग्रीमेंट के बदले जो एग्रीमेंट का या फिर जो चीज़ का वैल्यू है वो देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे आपने एक जैसे अभी एक नंबर में हमने देखा, नंबर 1 नेचुरल लव एंड अफेक्शन। जैसे ए जो है बी से मतलब प्यार करता है, ठीक है, तो उसको मतलब अपना बाइक दे देगा। फॉर एग्जांपल, मैं हर एग्जांपल बाइक से ही दे रहा हूँ बल्कि, ठीक है। तो इस बाइक के लिए बी जो है ए को पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्यार के खातिर दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर ये रिटर्न में भी हो या फिर इसको रजिस्टर करा जाए तो भी ये लॉ में इन्फोर्सेबल होगा, ठीक है। तो इसके लिए बी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो प्यार से दे रहा है, प्यार के खातिर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो नंबर 2 यहाँ पे कंपनसेशन फॉर वॉलंटरी सर्विस मतलब an agreement to compensate a person who has voluntarily done something for the promisor or something which the promisor was legally compelled to do is valid even without consideration। okay, जैसे फॉर एग्जांपल ए जो है बी का जो है मतलब वॉलेट खो जाता है, उसको मिल जाता है बी को, ठीक है। ए का वॉलेट जो है वो खो जाता है कहीं ना कहीं, बी को मिल जाता है, और बी जो है वो उसको रिटर्न कर देते हैं। ओके, सॉरी, ए जो है बी को रिटर्न कर देते हैं, एंड बी जो है बाद में वो प्रॉमिस करता है कि वो 1,000 देगा उसके सर्विस के लिए, उसने जो काम किया, ठीक। सो दिस प्रॉमिस इज एनफोर्सेबल इवन विदाउट कंसिडरेशन। ये प्रॉमिस भी जो है इन्फोर्सेबल होगा लॉ के अंडर विदाउट कंसिडरेशन। ओके, सो प्रॉमिस टू पे एट टाइम बियर्ड डेथ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, डेफिनेशन में पहले देता हूँ। ए प्रॉमिस, नंबर 3, ए प्रॉमिस मेड in writing and signed by the person to be charged therewith or by his agent to pay wholly or in part a debt which is beared by the limitation law even uh, is valid even without consideration। जैसे ए जो है वो बी को अपना कार गिफ्ट कर देता है, लेटर बी कैन नॉट, यहाँ पे कंसिडरेशन एक्चुअली मैं ये एग्जांपल आपको अच्छे से देता हूँ। फॉर एग्जांपल, ए जो है बी को पैसा दिया, कितना, 10,000 रुपये उधारी में, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या फिर लोन दे दिया बी को 10,000 में, 10,000। तो इसका जो है लोन का जो लिमिटेशन पीरियड है, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को लोन दे दिया और अगर वो बंदा आपके लोन नहीं चुका रहे हैं, ठीक है, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। ओके, और इसका भी टाइम होता है जो कि टाइम लिमिटेशन एक्ट के अंदर दिया हुआ है, ठीक है।
कि आपको इतने टाइम के अंदर में एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उसके अंदर में आपको ये कंप्लेंट फाइल करनी होती है या फिर सूट फाइल करनी होती है। जैसे ए जो है बी को 10,000 लोन दिया, अभी बी जो है वो टाइम पे पैसा नहीं दे रहा है। ए अभी तक अपना कोई भी कंप्लेन नहीं किया, ठीक है, बी के खिलाफ। तो ये जो टाइम देखते देखते 3 साल पार हो जाता है, 3 years, ओके। सो इसका जो लिमिटेशन पीरियड है वो खत्म हो गया। इट मीन्स दैट जो टाइम पीरियड ऑफ डेथ है वो खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया, ठीक है। तो अभी क्या है कि बाद में इसके लिए वो कंसिडरेशन नहीं कर सकता, बिकॉज बाद में ये कंसिडरेशन होगा विदाउट एग्रीमेंट, ओके। क्योंकि ये बाद में बोल देगा कि भैया मैं तुझे 5,000 दूंगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। या फिर नहीं भी दे फिर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट जो है वो पार हो गया, ठीक है। ये कंसिडरेशन नहीं बनेगी, ठीक है। क्योंकि अगर बी अगर पैसा वापस भी ना करे ना, तो फिर भी ये कुछ नहीं कर सकता, लिमिटेशन एक्ट जो है वो उसका पीरियड जो है खत्म हो गया, ठीक है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो चौथी जो एक्सेप्शन है हमारी, वो है कंप्लीट गिफ्ट। वंस गिफ्ट इज गिवन, जब एक गिफ्ट दिया जाता है उसको वापस नहीं दिया जाता फॉर द लैक ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है। एक गिफ्ट अगर किसी को आप कर दिए, जैसे ए बी को कार गिफ्ट किया, वो मतलब डिमांड नहीं कर सकता बाद में कि मतलब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ कंसिडरेशन था ही नहीं, ठीक है। सो एजेंसी, नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। कोई भी एजेंसी अगर क्रिएट करना हो सेक्शन 185 में डिफाइन है, तो इसके लिए कोई भी मतलब कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। जैसे ए अपॉइंट बी एज हिज एजेंट टू सेल द हाउस, नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट, ओके। इस अपॉइंटमेंट के लिए कोई कंसिडरेशन की जरूरत नहीं। सो आई होप आप लोगों ने समझा कंसिडरेशन क्या होता है। कंसिडरेशन बेसिकली एक्सचेंज ऑफ वैल्यू होता है, कोई भी प्रॉमिस या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का, मैं आसान भाषा में बोल रहा हूँ, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है, कंसिडरेशन वो हो गया। और दूसरी बात ये है कि इसकी वैलिड वैलिड कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर वैलिड इंग्रेडिएंट्स या फिर वैलिड एसेंशियल जो भी कहो, तो ये वैलिडिटी यहाँ पे मेंशन है कि उसको उसके डिज़ायर पे देना चाहिए, जो मांग रहा है उसके हिसाब से। उसके बाद बाय द प्रॉमिसर कोई भी थर्ड पार्टी जो है वो कंसिडरेशन दे सकती है। समटाइम्स जो तीन तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, तीन टाइम कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर दोनों में हो सकता है, और लॉफुल होना बहुत ज़रूरी है। तो कंसिडरेशन, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, ये सब सवाल बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो दैट्स व्हाई मैं चाहता हूँ कि आप इसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है, और देखो, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो आई होप यू लाइक द वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड टेक केयर, बाय बाय।